हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज की सीडीपी की न्यू सीरीज, जिसमें हम 60 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का व्याख्या करेंगे आपके साथ। और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आने वाले सितंबर 2026 में जो सीटेट की एग्ज़ाम होगी उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो प्रश्न है मल्टीपल टाइम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो के लास्ट में मैं 5 आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि जिससे कि आप सीडीपी में 27 से 28 प्रश्न जो हैं वो सही कर पाएंगे 30 में से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी, लिखावट में सुधार। बाकी उच्चारण में जो सुधार है उससे सहायता मिलेगी, शब्द संपदा में सुधार से सहायता मिलती है, लेकिन जो लिखावट में जो सुधार है उससे सहायता नहीं मिलती है। सेकंड नंबर प्रश्न है कि समय भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रवण, यानी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवश्रोमण विषय पर जो श्रवण जो है उसका विषय का आधार होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य ये है वे विस्तार से पठन करते हैं, यानी कि यहाँ पे खाली स्थान पे विस्तार से पठन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा खाली स्थान देखे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, द्विभाषी भाषाओं में, यानी भाषा संकेत और परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण जो है वो द्विभाषी बच्चों में ज़्यादातर आमतौर देखी जाती है। भाषा की आधारभूत जो संरचना इकाई है वो क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वनिम। स्वनिम जो होता है भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकार के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो उस आपको किसकी आवश्यकता होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी शब्द समूह की जो है सूची कोष की आवश्यकता पड़ती है। 8वां नंबर प्रश्न है कि वर्ग शब्द पहेलिया के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी खाली स्थान सुधारने में मदद करती है। तो उनकी वाचन, उनकी जो शब्द संपदा होती है इसकी सुधारने में मदद करती है। 9 नंबर प्रश्न है कि सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है और वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं और फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों को क्या कर रही है, तो श्रवण एवं वाचन को जो है वो पुष्ट कर रही है। तो इसका ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है तो वह भाषा खाली स्थान के प्रकार का प्रयोग कर रही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि व्यंजक और अर्थपूर्ण प्रकार का प्रयोग कर रही है। अगला प्रश्न है कि श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतिलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों को खाली स्थान की क्षमता में सुधार कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रवण और लेखन की क्षमता में जो है वो सुधार कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है क्या है। तो ये पठन वैकल्य इसको कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछी जाती है। सुश्री प्रवीण की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री प्रवीण जो है वो क्या कर रही है, तो ये अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का जो है वो तैयारी कर रही है। अगला प्रश्न है सस्वर पठन गतिविधियाँ क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कि पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए ये जो है काफ़ी लाभदायक साबित हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों पढ़ाई गई अवधारणा को समक्ष नहीं कर पा रहे। तो बी नंबर ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। तो उत्तर इसका हो जाएगा या प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। 17 नंबर प्रश्न है कि निकटतम विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शब्दावली किससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से है ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे बी होगा कक्षा 3 में पहुंच जाए। अगला प्रश्न है कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ये स्वनिम कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किलकिलाना। अगला प्रश्न है कि कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे क्या बनाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बहुभाषी होगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है। नॉम चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप से समझा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा भाषा अर्जन उपकरण के माध्यम से। प्रश्न संख्या 24 है कि प्रथम भाषा अर्जन क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बहुभाषी कक्षा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है तो एक भाषिक वक्ता की इस पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोड बदलना, यानी कोड स्विचिंग का ऑप्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि क्या, यानी कि सभी सांस्कृतिक में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझकर साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में यह कार्य करती है। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में जो होती है वो बी नंबर ऑप्शन रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अर्थ क्रिया के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण मानदंड नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी मुद्रण एवं जल्द चढ़ाना। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा से अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा सा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है, फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। तो यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद श्रुतलेख का ये जो ऑप्शन होता है। एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य संरचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने किस प्रकार के आकलन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निदात्मक आकलन। अगला प्रश्न है किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से कुछ शब्द लिखते हैं और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी की सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर प्रतिलेख विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 की एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है कि विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनमें से निम्नलिखित प्रश्न का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालांतरित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठन का लाभ नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों को झिझक और संकोच दूर करता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर यानी व्याकरण समस्त अनुवाद पद्धति जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें कि मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो कि बिंदुओं में मदद की ज़रूरत होती है वो भांपने की अध्यापक की सहबुद्धि का परिलक्षित करता है। और बी जो हमारे पास तर्क है कि लेखन और श्रवण की परीक्षा की कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर कि अ और ब जो हैं ये दोनों सही है, बट अ की सही जो व्याख्या वो नहीं करती है।
अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें, यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये अनुभव आधारित गतिविधि इसको कहा जाता है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थी में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर कि दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है कि बहुभाषिता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चों को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें क्या होती है, भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और उनमें बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली, वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौशल का अंतरण। भाषा में सहजात से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। भाषा में सहजात का अर्थ है कि भाषा बोलने की मनुष्यों में स्वाभाविक जो होती है वो क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 48 नंबर प्रश्न की कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 समूहों में बांटती है और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती हैं। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना पड़ता है, बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना होता है। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, परियोजना कार्य। अगला प्रश्न है कि सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश यानी अवसर किस प्रकार के ग्राह्य हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समक्ष के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया है और कौन सी बॉटम अप प्रक्रिया होती है? तो इसका जो सही उत्तर इसमें हो जाएगा वो बी नंबर यानी कि बॉटम अप प्रक्रिया है तथा ए जो होता है वो डाउन अप प्रक्रिया होता है। ऑप्शन ए में मुख्य बिंदु को जानने के लिए, अनुमान लगाने के निष्कर्ष निकालने और सारांशीकरण करने के लिए सुनना और विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन ये सही है कि बॉटम अप प्रक्रिया है तथा ए जो होता है वो टॉप डाउन प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरी द्वारा बोली गई किसी भी बात से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर की निष्क्रिय शब्द संपदा। अगला प्रश्न है कि जीवा नई व्याकरणिक अवधारणा जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणा जैसा कि जा रहा है, जा रहे हैं, ये संबंध जोड़ पाता है, या इस युक्ति को क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है संज्ञानात्मक युक्ति इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें कि शिक्षार्थियों को समाचार पत्र में से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों की मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम में विश्लेषण करने के लिए कहा गया और यह कि शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अध्ययन, संलग्नता, विमंड इस्तेमाल भाषा। अगला प्रश्न है कि भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के साथ गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है। यह भी बताती है कि गलतियां कैसे हुई होगी। यह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है। वह क्या कर रही है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी होता है प्रतिपुष्टि देना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कार्य लेखन के किस कार्य के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं, अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना। तो ऑप्शन नंबर ए एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का अनुशंसा करती है? तो ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के संबंध में। प्रश्न संख्या 57 है कि पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री। क्वेश्चन संख्या 58 है कि कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं।
प्रश्न संख्या 59 की ओर चलते हैं कि एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद का अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद श्रुतलेख इसको कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 60 है कि एक अनुच्छेद में हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्लोज परीक्षण। तो ये हिंदी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 30 प्रश्न और के संबंध में थे लैंग्वेज सब्जेक्ट से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि सीडीपी के तो 30 प्रश्न रहते ही हैं, उसके साथ साथ आपने जो 2 लैंग्वेज लिया है, हिंदी और आपकी जो लैंग्वेज होती है लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, तो उससे भी 15 प्रश्न जो हैं वो सीडीपी के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें जो है वो पैडागोजी से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। अगर भाषा से संबंधित रहा तो वो भाषा से संबंधित रहते हैं। तो इस वजह में आपको भाषा से संबंधित भी सीडीपी के प्रश्न जो है याद करना और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है। तो सीडीपी अपना सब्जेक्ट में आप जो हैं वो सीडीपी पोर्शंस को भी पढ़ें, क्योंकि उसी सब्जेक्ट से संदर्भ में सीडीपी के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसी संबंध में आपको जानकारी देनी थी और कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स आपको दे देते हैं। और जैसा कि आप अगर सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सबसे पहले 30 प्रश्न जो सीडीपी की होती है उसमें आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जितने भी पीवाईक्यू रहते हैं वो सॉल्व करें। उसमें बीच में जो है आप स्टूडेंट को रखें, यानी कि आप कुछ कोड वर्ड याद कर लें कि विद्यार्थियों को केंद्र बिंदु में रखना है, डांट नहीं लगाना है, उसके साथ मारपीट नहीं करना है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहन करना है। उसके बाद से अगर उसमें किसी भी प्रकार की लर्निंग डिमेरिट्स हैं तो उसको इग्नोर करना है और उसे कक्षा में एक साथ सम्मिलित रूप से पढ़ाना है। कमज़ोर बच्चों पे भी ध्यान देनी है, यानी कि बच्चों को केंद्र बिंदु में रखनी है आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने से पहले। यानी किसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोई नेगेटिव बात अगर स्टूडेंट्स के बीच में बोला जा रहा है, स्टूडेंट के लिए बोला जा रहा है, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। यही प्रक्रिया आप सारे सब्जेक्ट पे करें। अगर आप लैंग्वेज पेपर भी बना रहे हैं तो उसमें अगर जो सीटीपी के 15 क्वेश्चन हैं तो उसमें भी आप केंद्र बिंदु जो है वो स्टूडेंट को ही रखें, क्योंकि हम लोग जो हैं वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उनको इनकरेज करना है। किसी भी प्रकार की डांट करके पढ़ाना या पीट करके पढ़ाना, इस प्रकार के अगर शब्द आ रहे हैं कहीं भी तो वो जो हैं वो आंसर इसके गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में। और हो सके तो और भी कुछ पढ़ लें, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ लें और जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ लें, जिसमें कि बच्चे को केंद्र में रख करके ही शिक्षण पाठ्य किया जाता है टीचर को। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रखें और सारे सब्जेक्ट की जो है वो पीवाईक्यू ज़रूर बनाएं, क्योंकि सीडीपी के जो प्रश्न होते हैं वो पीवाईक्यू लेवल की होती है और रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बस यही टिप्स आपको देनी थी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।